specific heat of solid. Now we are going to calculate specific heat of solid. सबसे पहले सॉलिड में एवरी एटम परफॉर्म्स वाइब्रेटरी मोशन. सॉलिड में हर एक एटम क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा अबाउट इट्स मेन पोजीशन. इट विल ऑसिलेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन. And because of its vibration, because of its oscillation, kinetic energy, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय सिंबल E के, changes continuously into potential energy. And potential energy changes continuously into kinetic energy. एग्जाम्पल देना होगा तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होता है 0, काइनेटिक एनर्जी होता है मैक्सिमम. इसका मतलब एंटायर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. एंड व्हेन एटम गोस टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होता है 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है मैक्सिमम. इसका मतलब एंटायर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी. So there is a continuous conversion of kinetic energy into potential energy and potential into kinetic energy during vibratory motion. Okay? So the average value of kinetic energy and potential energy in a solid are equal. Kinetic energy का और potential energy का average value equal होगा. तो we say average value of kinetic energy is equal to average value of potential energy during vibratory motion of each atom. तो एटम का एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एटम का एवरेज पोटेंशियल एनर्जी सॉलिड में इक्वल होता है. नाउ एटम कैन वाइब्रेट अलोंग द 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो अगर सॉलिड में एटम वाइब्रेट कर रहा है तो एटम कैन वाइब्रेट अबाउट एक्स एक्सिस, वाइब्रेशन कैन टेक प्लेस अबाउट वाई एक्सिस एंड वाइब्रेशन कैन टेक प्लेस अबाउट जेड एक्सिस. So atom can vibrate about 3 mutually perpendicular direction, that is x direction, y direction and z direction. Therefore, every atom in a solid has 3 degrees of freedom along the 3 axes. 3 degrees of freedom, 3 axes पे होंगे. Okay. Now we apply law of equipartition of energy to every atom. अभी हर एक एटम को equipartition of energy का law अप्लाई करो. तो काइनेटिक एनर्जी का टोटल वैल्यू होगा 3 इंटू हाफ केबीटी, बिकॉज एक एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा हाफ केबीटी. तो ऐसे 3 एक्सिस होंगे ना, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी कितना होगा? 3 केबीटी बाय 2, वेयर केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी इज एब्सोल्यूट टेंपरेचर. सेम अप्लाइज टू पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो. तो एक एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा हाफ केबीटी, पर ऐसे 3 एक्सिस होंगे, इसके लिए 3 केबीटी बाय 2. तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेटरी मोशन एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटरी मोशन. लेट अस कैलकुलेट टोटल. सो टोटल एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एटम पर एटम का मतलब एक एटम का टोटल एनर्जी कितना होगा? तो एक एटम का जो टोटल एनर्जी होगा वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा. तो इन दोनों को ऐड करो, 3 केबीटी बाय 2 प्लस 3 केबीटी बाय 2 कितना होगा? 6 केबीटी बाय 2, तो हो जाएगा 3 केबीटी. तो वाइब्रेशनल एनर्जी एक एटम के पास कितना होगा? एक एटम के पास कितना होगा? 3 केबीटी होगा. बट ये होगा टोटल एनर्जी पजेस्ड बाय 1 एटम. ये एक एटम का टोटल एनर्जी होगा. एटम में सिर्फ एक ही टाइप का मोशन पॉसिबल है, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन. एटम कैन नॉट रोटेट, एटम कैन नॉट परफॉर्म लीनियर मोशन. तो जो भी एनर्जी होगा वाइब्रेशनल फॉर्म में होगा. बट ये होगा टोटल एनर्जी एक एटम का 3 केबीटी. अभी फाइंड करेंगे एक मोल के अंदर कितना एनर्जी होगा. सो नेक्स्ट स्टेप में टोटल वाइब्रेशन एनर्जी, ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉलिड. ये जो टोटल एनर्जी होगा वही उस सॉलिड का इंटरनल एनर्जी भी होगा, बिकॉज वी नो दैट इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो एक मोल का अगर मुझे एनर्जी फाइंड करना है तो एक एटम का जो एनर्जी है उसको नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो.
तो एक मोल में कितने एटम्स होंगे? Na, where Na is called Avogadro's number. तो एक एटम का एनर्जी 3 kBT मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल विच इज Avogadro's number. नाउ Kb into Na होगा R. Boltzmann constant multiplied by Avogadro's number is R. What is R? Universal gas constant. तो एक मोल का जो टोटल एनर्जी होगा वो 3RT होगा. तो ये एक एटम का एनर्जी है और ये एक मोल का एनर्जी है 3RT. एंड दैट इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी U. Let us now calculate specific heat at constant volume for a solid. कितना होगा? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, where delta Q is amount of heat supplied, delta U होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डेल्टा W होगा वर्क डन. नाउ वर्क डन होता है P डेल्टा V. वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन होता है P डेल्टा V, where P is pressure and delta V is change in volume. But in the case of solid, change in volume is negligible for a small rise in temperature. Solid के केस में अगर टेम्परेचर स्मॉल अमाउंट से राइज होगा तो चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा negligible. तो since delta V is negligible in the case of solid for a small rise in temperature, तो इसको करेंगे neglect. तो डेल्टा Q हो जाएगा डेल्टा U. तो सॉलिड के लिए डेल्टा Q होगा डेल्टा U. By definition, molar specific heat at constant volume is given by Cv equals to delta U by delta T. ये हो गया Cv का डेफिनेशन. इट इज डेल्टा U by delta T. तो अगर U का वैल्यू 3RT है तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड. तो डेल्टा U अपॉन डेल्टा T होगा 3R. ये मैंने डिफरेंशिएट किया. तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ सॉलिड कितना होगा? 3R. कितना होगा? 3R. That is 3 times of universal gas constant. तो बच्चों ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड. नेक्स्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. वाटर का स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने के लिए वी कंसीडर वाटर लाइक अ सॉलिड. वाटर को एक सॉलिड की तरह हम लोग एज्यूम करेंगे. तो वी ट्रीट वाटर लाइक अ सॉलिड मेड अप ऑफ 3 एटम्स. वाटर एक सॉलिड होगा जो 3 एटम से बना है. H2O, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. तो वाटर को एक सॉलिड की तरह कंसीडर करेंगे मेड अप ऑफ 3 एटम्स, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, H2O. Each atom is free to vibrate in 3 dimensions about its main position, x-axis, y-axis and z-axis. ये हमने सॉलिड के केस में कंसीडर किया था, वही थ्योरी यहां पे अप्लाई कर रहे हैं. तो each atom is free to vibrate about 3 dimensions in its main position. तो according to law of equipartition of energy, average vibrational energy per atom is 3 kBT. ये कैलकुलेशन सेम होगा जो हमने सॉलिड में किया था. तो सॉलिड में भी वैल्यू हमको 3 kBT मिला था एंड वाटर को हम लोग सॉलिड कंसीडर कर रहे हैं तो कैलकुलेशन सेम ही होगा. तो एवरेज एनर्जी पर एटम कितना होगा? 3 kBT. देयरफॉर एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल. एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल will be 3 into 3 kBT because ये एक एटम का एनर्जी है and water molecule consists of 3 atoms, 2 hydrogen and 1 oxygen. तो अगर एक एटम का एनर्जी 3 kBT है तो एक मॉलिक्यूल के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो बिकॉज एक वाटर मॉलिक्यूल 3 एटम्स का बनता है तो होगा 9 kBT. तो दिस इज टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल. इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे टोटल इंटरनल एनर्जी विच इज सेम एज वाइब्रेशनल एनर्जी पर मोल. ये एक मॉलिक्यूल का एनर्जी है. अभी फाइंड करेंगे एक मोल का एनर्जी कितना होगा. तो एक मोल में Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. तो 9 kBT को Na से मल्टीप्लाई करो बिकॉज एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स. व्हाट इज Na? एवोगाड्रोस नंबर. तो ये हो जाएगा 9RT बिकॉज Kb इंटू Na हो गया R. और लास्ट में कैलकुलेट करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम.
बाय डेफिनेशन सीवी होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए सीवी होगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, बट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू को मैंने लेगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, डिफरेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो डेल्टा यू बाय डेल्टा टी होगा 9R, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया। तो मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होता है 9R। तो सॉलिड के लिए सीवी का वैल्यू 9, सॉलिड के लिए सीवी का वैल्यू 3R था एंड वाटर के लिए सीवी का वैल्यू होगा 9R। तो ये हो गया बच्चों स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का कैलकुलेशन। Let us derive the formula for mean free path. Let us derive mean free path का formula. Okay? ये जो डेरिवेशन होगा उसमें हमको कुछ assumptions करने हैं। तो this derivation is based on few assumptions. Number 1, each molecule of the gas is a sphere of diameter d. यहां पे हर एक मॉलिक्यूल एक स्पेरिकल बॉडी होगा जिसका डायमीटर डी होगा एंड ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एक्सेप्ट मॉलिक्यूल ए आर एट रेस्ट। हम लोग डिराइव करेंगे मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ए। ये मॉलिक्यूल ए है जिसका डायमीटर डी है। तो सिर्फ मॉलिक्यूल ए ही मोशन में होगा, ऑल द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस विल बी एट रेस्ट, assume to be at rest. रेस्ट तो होंगे नहीं बट दे आर assumed to be at rest. तो इन दो assumptions के साथ हमको फॉर्मूला डिराइव करना है। ओके, पॉइंट नंबर 1, सपोज मॉलिक्यूल ए, दिस इज मॉलिक्यूल ए। तो सपोज मॉलिक्यूल ए हैज एन एवरेज स्पीड ऑफ v बार। तो ये जो मॉलिक्यूल ए है उसका एवरेज स्पीड v बार है। अगर ये मॉलिक्यूल मोशन में है तो इट विल कोलाइड विथ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स। तो कंटेनर के अंदर बाकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ मॉलिक्यूल ए कोलाइड करेगा, बट उसके लिए कंडीशन होगा कि मॉलिक्यूल ए किन मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा। तो कंडीशन ये होगा मॉलिक्यूल ए विल कोलाइड विथ ऑल दोज मॉलिक्यूल्स हुज सेंटर लाई विद इन द डिस्टेंस d फ्रॉम इट्स पाथ। ये मॉलिक्यूल ए का पाथ है विच इज शोड बाय डॉटेड लाइन। तो मॉलिक्यूल ए ऐसे अगर ट्रैवल कर रहा है तो डिस्टेंस d के अंदर जितने भी दूसरे मॉलिक्यूल होंगे उनके साथ मॉलिक्यूल ए का कोलिजन पॉसिबल है। डिस्टेंस d के अंदर, डिस्टेंस d ऑन दिस साइड एंड डिस्टेंस d ऑन द अदर साइड आल्सो। डिस्टेंस d यहां पे भी होगा और डिस्टेंस d यहां पे भी होगा। तो इस डिस्टेंस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ मॉलिक्यूल ए का कोलिजन पॉसिबल है। वैसे इस डिस्टेंस d के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनके साथ भी मॉलिक्यूल ए का कोलिजन पॉसिबल है। यहां पे मैंने एग्जांपल के 2 मॉलिक्यूल दिखाए। तो जैसे ये 2 मॉलिक्यूल है वैसे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे इस डिस्टेंस के अंदर और इस डिस्टेंस के अंदर, इनके साथ मॉलिक्यूल ए का कोलिजन पॉसिबल है। बट अगर कोई मॉलिक्यूल का सेंटर इस डिस्टेंस के बाहर है, अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल का सेंटर इस डिस्टेंस के बाहर है तो उसके साथ मॉलिक्यूल ए कोलाइड नहीं कर पाएगा। तो कंडीशन क्या होगा, मॉलिक्यूल ए विल कोलाइड विद ऑल दोज मॉलिक्यूल्स हुज सेंटर लाई विद इन अ डिस्टेंस d फ्रॉम द पाथ। का मतलब ये वाला डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस। ठीक है, लेट अस कम टू पॉइंट नंबर 2। In small time delta t, molecule will collide with all those molecules in the cylinder of volume pi d square v bar delta t। का मतलब डेल्टा t के अंदर, डेल्टा t टाइम डेल्टा t के अंदर molecule A will collide with all the molecules which lie in this cylinder। सबसे पहले डेल्टा टी टाइम के अंदर मॉलिक्यूल ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, तो v बार डेल्टा टी। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम डेल्टा टी में मॉलिक्यूल ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा v डेल्टा टी। बिकॉज डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। तो यहां पे एवरेज स्पीड v बार है और टाइम डेल्टा टी है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा v बार डेल्टा टी।
और ये जो सिलेंडर होगा उसका रेडियस d है ना, ये जो मैंने सिलेंडर ड्रॉ किया है उस सिलेंडर का रेडियस d है जो मॉलिक्यूल का डायमीटर है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा पाई इंटू डी स्क्वायर, बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर, बट यहां पे रेडियस इज डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ये d है। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, पाई डी स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना है, v डेल्टा t। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। तो एरिया कितना है, पाई डी स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है, v बार डेल्टा t। तो वॉल्यूम कितना हो गया, पाई डी स्क्वायर v बार डेल्टा t। यहां पे पाई डी स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड v बार डेल्टा t क्या है, ये लेंथ, ये लेंथ। तो इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके साथ मॉलिक्यूल ए का कोलिजन पॉसिबल है। तो इन डेल्टा टी ऑल मॉलिक्यूल ए विल कोलाइड विद ऑल मॉलिक्यूल्स इन द सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम पाई डी स्क्वायर v बार डेल्टा टी। अभी पता करेंगे कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, बिकॉज जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही कोलिजन्स होंगे। तो now we find out how many molecules can be present in this much volume, because जितने molecules होंगे उतने ही collisions भी होंगे। For that purpose, let us define small n. Let small n be the number of molecules per unit volume। का मतलब ये हो गया number density। तो यहां पे small n क्या है, number of molecules present in unit volume, ये हो गया number density, molecular density है। तो नेक्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय द मॉलिक्यूल ए इन टाइम डेल्टा टी। तो टाइम डेल्टा टी में ये मॉलिक्यूल कितने कोलिजन्स करेगा, बट नंबर ऑफ कोलिजन्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये होगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर स्क्वायर बाय मॉलिक्यूल ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इससे हमको पता चलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है। तो बस दो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई डी स्क्वायर v बार डेल्टा टी, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को डिफाइन किया स्मॉल n, तो इसको n से मल्टीप्लाई करो। तो ये होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस मच वॉल्यूम। इतने वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ कोलिजन्स भी होंगे। तो ये तो हमने फाइंड किया नंबर ऑफ कोलिजन्स जो मॉलिक्यूल ए सफर करेगा। अभी फाइनली हम लोग फाइंड करेंगे मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ए। हम लोग कैलकुलेशन किसका कर रहे हैं, मॉलिक्यूल ए का कर रहे हैं, बिकॉज बाकी सब मॉलिक्यूल तो हम लोगों ने रेस्ट पे एज्यूम किया। तो मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ए, तो मीन फ्री पाथ का सिंबल लैम्डा बार, लैम्डा सिंबल फ्री पाथ का है बट ये मीन है, इसके लिए बार लिख दा, दिस इज मीन फ्री पाथ। तो हाउ टू फाइंड मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल ए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम डेल्टा टी अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम डेल्टा टी। मीन फ्री पाथ कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम डेल्टा टी अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम डेल्टा टी। डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल ए इन टाइम डेल्टा टी इज दिस मच, तो ये डिस्टेंस कितना है, v बार डेल्टा टी, एंड नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे, पाई डी स्क्वायर v बार डेल्टा टी इंटू n, ये हो गया नंबर ऑफ कोलिजन्स। सब्स्टिट्यूट करो तो v बार डेल्टा टी गेट्स कैंसल, वी गेट 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर n, 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर n। तो ये हो गया मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। बट इस फॉर्मूला के डेरिवेशन में हमने एज्यूम किया है कि ऑल द अदर मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट। सिर्फ मॉलिक्यूल ए मोशन में है, बाकी सब मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अजम्पशन मीन फ्री पाथ आएगा 1 अपॉन n पाई डी स्क्वायर। बट अदर मॉलिक्यूल्स विल बी ऑल्सो इन मोशन, ये तो हमारा अजम्पशन था, बट ये तो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑल द अदर मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो इन मोशन, वो तो एक्चुअल मोशन में होंगे। तो अगर हम लोग बाकी मॉलिक्यूल्स का मोशन भी कंसिडर करेंगे, तो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मोशन ऑफ ऑल द अदर मॉलिक्यूल्स, तो फिर मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर n, का मतलब इसमें हमको रूट 2 मल्टीप्लाई करना है।
तो मीन फ्री पाथ का एक्चुअल फॉर्मूला होगा 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ये होगा एक्चुअल फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ। लैम्डा बार इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। इसमें डी क्या है? मॉलिक्यूलर डायमीटर। डी इज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल और एन क्या है? मॉलिक्यूलर डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ मीन फ्री पाथ 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। लेट अस नाउ सॉल्व NCERT solve example 13.8. Question number 13.8 NCERT solve example. पहले क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं, फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन रिफर करेंगे। क्वेश्चन सेज a cylinder of fixed capacity 44.8 liters contains helium gas at standard temperature and pressure. What is the amount of heat needed to raise the temperature of the gas in the cylinder by 15 degrees Celsius? R equals to 8.31 जूल पर मोल केल्विन। तो ये तो क्या बच्चों क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हीलियम गैस दिया है और हीलियम गैस होता है मोनो एटॉमिक एंड वॉल्यूम फिक्स्ड है। एंड अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो स्पेसिफिक गैस हीट कैपेसिटी होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम वाला का मतलब विल डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बिकॉज वॉल्यूम इज फिक्स्ड। एंड वॉल्यूम कितना दिया है? 44.8 लीटर्स दिया हमको क्वेश्चन में। टेम्परेचर का राइज दिया है 15 डिग्री सेल्सियस। वी वांट टू फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। सबसे पहले 1 मोल ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। तो अगर हीलियम गैस 1 मोल का होता एसटीपी पे तो उसका वॉल्यूम कितना होता? 22.4 लीटर्स। बट क्वेश्चन में जो हमको वॉल्यूम दिया है वो दिया है 44.8 लीटर्स। तो 1 मोल का हीलियम गैस 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर 44.8 लीटर का हीलियम गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? तो पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स n विल बी इक्वल टू 44.8 अपॉन 22.4 दैट इज 2। का मतलब जो हीलियम गैस 44.8 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 2 होंगे। तो n पता चला। उसके बाद देखो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर हीलियम गैस। हीलियम गैस इज मोनोएटॉमिक। अभी वी नो दैट मोनोएटॉमिक गैस का सीवी होता है 3r/2 बिकॉज यहां पे 3 क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं तो उसका सीवी कितना होगा? 3r/2 हो जाएगा। और r इज गिवन टू अस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 तो सीवी कितना हो गया? 3 × 8.31 अपॉन 2 एंड राइज इन टेम्परेचर दिया था 15 डिग्री सेल्सियस विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू 15 केल्विन आल्सो बिकॉज चेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड इन केल्विन इज सेम। तो डेल्टा टी हमको दिया था 15 डिग्री सेल्सियस बट दैट इज इक्वल टू 15 केल्विन। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस राइज इन टेम्परेचर। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होगा एन सीवी डेल्टा टी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू का फॉर्मूला एन सीवी डेल्टा टी। दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सीवी। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी बाय डेफिनेशन। यह है सीवी का फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होगा एन सीवी डेल्टा टी। इसको मल्टीप्लाई करो। नाउ लेट अस कैलकुलेट। एन कितना दिया है? 2 मोल्स। सीवी कितना था? 3 × 8.31/2। डेल्टा टी कितना है? 15 केल्विन। तो अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे 2 के साथ 2 कैंसिल, 15 3 जा 45 तो 45 × 8.31 इज 374 जूल। तो
quantity of heat required for 15 degree Celsius rise in temperature will be 374 joule. ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर. तो दिस इज सॉल्यूशन टू एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल 13.8.